हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। तो तीनों पोलराइजेबिलिटी इसमें मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन सी पोलराइजेबिलिटी पिक्चर में आती है, कैसे आती है। साथ साथ इनके कुछ मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस भी हम एवेल्यूट करेंगे और फिर इस पर अप्लाइड प्रॉब्लम्स लेंगे। जो कंपटीशंस में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे हैंडल किए जाए उन्हें मैं सब बताऊँगा। जो भी गेट नेट बार जस्टिफर जेम में क्वेश्चन जिस लेवल के यहाँ आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कंपटीशंस में। तो क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशंस रिलेशंस मैंने इससे पहले टाइप किया था, तो उसी का ये आगे का पार्ट है जिसे अप्लाइड में मैं बदलूंगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी कैसे पैदा होती है, पहले उसको समझें। मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, कई सारी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है और उसका एवोल्यूशंस भी मैं इसमें बताऊंगा कि अगर हम एक एटम लें तो कैसे लेंगे। पहले हमारा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। न्यूक्लियस जो मिलकर बना होगा वो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होगा। उसके चारों तरफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहली ऑर्बिट में हम सब जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे अगली वाली ऑर्बिट में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एटम है और इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि जब हम एटम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है। इसका जो प्रोटॉन है उनका चार्ज वो सेंटर पे लाई करता है और जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो भी हमारा कहाँ पे लाई करता है, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे, इस पूरे एटम की। तो इसमें जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है वो कोई पैदा नहीं होता। कब तक? जब तक हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई ना करें। तो जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के साथ क्या होता है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ को, प्रोटॉन की तरफ को, इस क्लाउड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब इसकी शिफ्ट हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की एक तरफ को शिफ्ट होगी और पॉजिटिव चार्ज की दूसरी तरफ को शिफ्ट होगी। तो ये हमारे पास में इसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगी। ये शेप स्फेरिकल नहीं रहेगी, इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी और ये बेसिकली इस तरीका का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद में इसका चार्ज जो लाई करेगा वो इस तरीका का बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में और पॉजिटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इन दोनों के बीच में अगर हम नेगेटिव चार्ज की CG में और पॉजिटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का सेपरेशन D मान लें तो हम यहाँ से डायपोल मोमेंट P कैलकुलेट कर सकते हैं और वो निकलेगा हमारा P = QD से। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड D डिस्टेंस पर कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है D डिस्टेंस के ऊपर, जब हम इस तरीका से एटम को दिखा देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इधर से इधर की तरफ को शिफ्ट दिखा देते हैं D, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को एवेल्यूट करते हैं D डिस्टेंस के ऊपर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वो हमारा जिस तरीका से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारी आती है वो आती है E = 1/4πε0 QD/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमें ऑब्टेन होती है D डिस्टेंस पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में वो होती है 1/4πε0। यहाँ से फॉर्मूला Q⁻r/r³ होता है, लेकिन r किससे रिप्लेस हो जाता है D डिस्टेंस के लिए? QD/4πε0r³ से। तो यहाँ से हम QD की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, Q × D। तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है 4πε0r³ × E। ये हमारा है P, ये है अल्फा और ये है E। तो यहाँ से अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा और अल्फा हमारा यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा 4πε0 × r³।
इसको बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। और अगर आपको याद हो तो कल के ही लेक्चर में, जब मैं कल पीछे लेक्चर पढ़ा रहा था, ये मैंने एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया था और उसमें भी मैंने इसको प्रूव किया था कि अल्फा ई की वैल्यू 4πε0 r³ होगी। उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम कर रहे थे कि जो हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर था उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, और जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट दिशा में स्फीयर पे फैल जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो वहाँ पर जब हम पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं तो पोटेंशियल कैलकुलेट करके फिर वहाँ से हमने अल्फा कैलकुलेट किया था। तो कल के ही लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एक दूसरे और मेथड से। यहाँ में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, क्या किस तरीका के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, इसका फायदा क्या है? फायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर हमें क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशंस याद है या हम जानते हैं क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशंस के बारे में, तो अल्फा हमारा होता है 3ε0/n k-1/k+2। ध्यान दें, अगर यहाँ से n और k हमें ज्ञात हों सबस्टेंस के तो हमें अल्फा पता चल जाएगा। और अगर हमें यहाँ से अल्फा पता चल जाए, कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला, और इस अल्फा में यहाँ वैल्यू पुट कर दी उसकी, तो रेडियस ऑफ द एटम पता चल जाएगा। तो साइज ऑफ द एटम किसकी हेल्प से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? इज द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। ऐसे देख रहे हो, अगर अल्फा हमें ज्ञात हो तो आर कैलकुलेट हो जाएगा। और अल्फा हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? कौन से रिलेशन से? क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशन से। या अगर एन और के ज्ञात है तो अल्फा पता चल गया, और यहाँ अल्फा पता चल गया तो आर पता चल जाएगा। तो साइज ऑफ द एटम कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा जो मेथड है वो हमारा कौन सा मेथड है? साइज ऑफ द एटम को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा मेथड है। रेडियस हमें कैसे एटम की कैलकुलेट हो, उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड यही है, क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशन और ये एक्सप्रेशन। अब ध्यान दें, अगर हमें अल्फा पता चल जाए तो आर कैसे कैलकुलेट करें वो भी देखें। जनरली मैं पीछे के लेक्चरों में भी डिस्कस करता रहा हूं, अल्फा का जो ऑर्डर होता है वो हमारा होता है 10⁻⁻14 का ऑर्डर। किस ऑर्डर का होता है अल्फा? 10⁻⁻14 MKS यूनिट में। अगर ये 10 की पावर ये है और 4πε0 की वैल्यू किस ऑर्डर की होगी बच्चों? ये अप्रोक्स में 10⁻⁻10 के ऑर्डर की होगी। देखो कैसे, 1/4πε0 जो होता है वो होता है हमारा 9 × 10⁻9। अप्रोक्सीमेशन में इसको कितना मान लो? 10⁻10 मान लो। तो यहाँ से 4πε0 10⁻10 हो जाएगा। ये r³ पता चला, तो r पता चल गया किस ऑर्डर का? 10⁻10 मीटर। ये हमारी रेडियस ऑफ द एटम है। तो रेडियस ऑफ द एटम किस ऑर्डर की होती है? 10⁻10 मीटर की। तो एवोल्यूशन हमारा आ गया, हमें आइडिया मिल गया कि रेडियस ऑफ द एटम जो होता है, जैसे आपसे पूछेगा, कभी आप इंटरव्यू में गए कहीं तो आपसे पूछ सकता है बताइए रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, क्या प्रूफ है आपके पास? तो आप इससे जा सकते हो, इस रिलेशन को बताने के बाद, इस चीज़ को बताने के बाद में फिर इस चीज़ से समझा सकते हो कि यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा जब आपको रेडियस पता चल गई और आपको ये भी पता है एटम स्फेरिकल शेप का होता है, तो वॉल्यूम का ऑर्डर 4/3πr³ के ऑर्डर का हो जाएगा। तो वो अपने आप ही हमें वैल्यू कैलकुलेट करके बता देगा कि अप्रोक्सीमेट 10⁻30 के ऑर्डर का होगा, 10⁻30 मीटर क्यूब के ऑर्डर का वॉल्यूम। तो यहाँ से ये हमारा, क्योंकि हम सब इस चीज़ को भी जानते हैं कि 4/3πr³ जो होता है ये हमारा वॉल्यूम होता है स्फेरिकल उसका, तो इस रिलेशन को हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। देखें यहाँ से 4πr³ की जगह पे कितना लिख दें? 3ε0 × v। एल्फा बराबर 3ε0 × v। एल्फा पता है तो v सीधा ही कैलकुलेट हो जाएगा।
V पता चल जाएगा तो R पता चल जाएगा। और α1 अपॉन α2 इजकल टू V1 अपॉन V2 बन जाएगा रिलेशन। अगर 3 पैरामीटर्स हमें ज्ञात हैं तो चौथा पैरामीटर हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका फायदा क्या पता चल रहा है कि हमारे पास अगर एक एटम और दूसरे एटम का α1 और α2 पता है, पहले का वॉल्यूम पता, तो दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हो सीधा इसी रिलेशन से। तो एडवांटेज देखे किसके, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी के। फिर हमारे पास आती है आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। और एक बात जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, एक कंपटीशन में क्वेश्चन भी आया ये, कि इसमें कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता हो या टेम्परेचर पर निर्भर करता हो। जैसे α हमारा ये मिला हमें, तो आप ये देखेंगे ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और गिवन एटम की रेडियस भी फिक्स है, तो α फिक्स हो गया। आप क्या नहीं कर सकते, टेम्परेचर के बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी पोलराइजेबिलिटी जो ना तो टेम्परेचर पर निर्भर करती है और ना ही किसी पे फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, एक्सटर्नल फिजिकल पैरामीटरों पर निर्भर नहीं करती, ऐसी पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो ये पोलराइजेबिलिटी ना ही टेम्परेचर पर निर्भर करती है, एक्सटर्नल पैरामीटरों का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं पड़ता, और डायरेक्टली क्या करती है, रेडियस ऑफ द एटम और साइज ऑफ द एटम को एवोल्यूट करने में सबसे ज्यादा मददगार कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी किस कंसेप्ट पर बेस है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी शिफ्ट हो जाती है हमारे पूरे एटम की, उस पॉइंट पे के ऊपर जितनी शिफ्ट हो जाती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड से सीधा हम अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। तो आयोनिक पोलराइजेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताना है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इस पर पूछी नहीं जाती, लेकिन 2-3 बातें इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आयोनिक पोलराइजेबिलिटी जैसा कि नाम से पता चला है, आयंस पे लगती है। और आयंस कैसे बनते हैं, जैसे KCl हुआ, KBr हुआ, NaCl, NaBr, CSCl, CSBr, ये सारे कैसे हैं, आयोनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिनमें एक एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की और दूसरे की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की होती है, गिव एंड टेक रिलेशन है, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है। जैसे आयोनिक पोलराइजेबिलिटी किस पे लगेगी, NaCl पे लगेगी, Na+ आयन, Cl- आयन। क्लोरीन 17 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 में क्या हुआ, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहता है कोई भी बनाना, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है। सोडियम पे एक एक्स्ट्रा है क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्या कर जाता है, पूरा का पूरा ही ट्रांसफर करता है। अगर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है तो आयनिक बॉन्डिंग होती है। पढ़े होंगी बॉन्डिंग्स, हाँ, मेटेलिक बॉन्डिंग, वान डेर वाल्स बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट में मैंने डिस्कस किए हैं काफ़ी लेक्चर्स उस पर, तो वहाँ भी डिस्कस कर रखी है मैंने। तो आयोनिक पोलराइजेबिलिटी के केसेज हो गए। आयोनिक पोलराइजेबिलिटी α से डॉट होती है, और α की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है Q² अपॉन ω² 1/m1 + 1/m2, जहां Q आयनिक चार्ज हो गया, दिस वन, या इसे ले लो, स्क्वायर होगा, और ओमेगा है फ्रीक्वेंसी। और m1 और m2 क्या है, मास ऑफ द आयंस, मास ऑफ डिफरेंट आयंस, masses of different ions।
अब इसमें क्या देखेंगे कि मास के क्वेश्चंस पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी का आयोनिक पोलराइजेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा ओमेगा बढ़ता है तो एल्फा आई हमारा कम होगा। ओमेगा के बढ़ने पे एल्फा आई तेजी के साथ घटता है। तो आयोनिक पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द ओमेगा और इसके बढ़ने से कम होगी। मास जितने हैवी होंगे, मास जितने ज्यादा होंगे उतना ही अल्फा आई कम होगा। तो इट इज द फंक्शन ऑफ m1 और m2, और m1 और m2 के मास बढ़ने पर अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो ये अल्फा आई की वैल्यू घट जाती है। फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेट करेंगे, बेसिकली क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है। और Q चार्ज हो गया आयोनिक चार्ज, और M1 और M2 उनके मासेज हो गए। जितना हैवी ज़्यादा होता चला जाएगा उतनी ही आयोनिक पोलराइजेबिलिटी कम होती जाएगी। फिर उसके बाद बच्चों चलता है हमारा ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। ये हमारी आयोनिक थी। फिर चलता है हमारा ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। एल्फा ओ से इसे नोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3kT। तो एल्फा ओ बराबर पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3kBT में पी नॉट जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है, कि यहाँ पे टेम्परेचर होता है, के बी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन समझें, ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी जैसे नाम से पता चल रहा है ओरिएंटेशन के कारण होती है। तो ओरिएंटेशन की मैंने थ्योरी पढ़ाई थी और वहाँ पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट बताया था, रिजल्ट बताया था। तो अगर आपको याद हो तो वहाँ रिजल्ट में हम कर रहे थे पी की जो वैल्यू थी वो थी P इक्वल टू एन पी नॉट कॉट हाइपरबोलिक x माइनस 1 अपॉन एक्स, और x क्या था यहाँ पी नॉट ई अपॉन के टी। तो इसे हम जब इस रिजल्ट को देखते हैं तो इस P की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट में ये जाती है एन पी नॉट, और ये जो वैल्यू है वो हमारी बन जाती है, थोड़ा सा फील्ड ज़्यादा रखें टेम्परेचर लो रखें तो कॉट हाइपरबोलिक x माइनस एक्स हो जाता है x अपॉन 3। ये वैल्यू हमारी n यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम है, पी नॉट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है और T टेम्परेचर है। तो ये वैल्यू सिंपली हमारी बन के आती है एन पी नॉट स्क्वायर, x की वैल्यू रख दें E अपॉन 3kT। और P जो हमारा होता है यहाँ वो होता है एन एल्फा इंटू ई। P की वैल्यू कितनी होती है एन एल्फा इंटू ई, क्योंकि इसको हम जो लिखते हैं पोलराइजेशन को वो एन एल्फा इंटू ई लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी एन पी नॉट स्क्वायर ई अपॉन 3kT। ये ई से ई कैंसिल आउट होगा, एन से एन कैंसिल आउट होगा, तो ये अल्फा आ जाएगा यहाँ, और ये अल्फा हमारा कितना बनेगा पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3kT। तो अल्फा हमारी 3 हो गई, अल्फा ई इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी प्लस अल्फा आई आयोनिक पोलराइजेबिलिटी प्लस अल्फा ओ। ये अल्फा ई प्लस अल्फा ई बन के हमारा दोनों बन के क्या बन गई अल्फा डी डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी। तो अल्फा बन गई यहाँ से अल्फा डी प्लस पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3kT।
इसको हम लैग्रेंज-डेबाय रिलेशन भी कहते हैं, एक्सप्रेशन भी कहते हैं, लैग्रेंज-डेबाय एक्सप्रेशन, इक्वेशन, ये सब बोला जाता है इसे। एल्फा बराबर एल्फा टी प्लस पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 kT। हमारे पी नॉट जो है वो डायपोल मोमेंट होता है, तो जो डायपोल मोमेंट जीरो रखते हैं जो मॉलिक्यूल, उनका ये वैल्यू जीरो हो जाती है नॉन पोलर में। तो मॉलिक्यूल दो तरीका से डिफाइन होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलों में एल्फा की वैल्यू हमारी रहती है एल्फा टी, और पोलर में एल्फा जो रहता है वो एल्फा टी प्लस पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 kT होगा। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर हमारा, इसका स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है अल्फा ओ। इसको ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण पैदा होती है। जो डायपोल्स होते हैं उनके डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण जो पैदा होती है, इसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी। आयोनिक डिस्प्लेसमेंट से जो पैदा होती है उसको कहते हैं आयोनिक, और इलेक्ट्रॉन के डिफॉर्मेशन से जो पैदा होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। तो 3 तरीका की पोलराइजेबिलिटी होती है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक एंड ओरिएंटेशनल। फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्फा ई की वैल्यू 4πε0r क्यू, एल्फा ई की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में 1/m1 + 1/m2, और एल्फा ओ में पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 kT। पी नॉट यहाँ डायपोल मोमेंट है, पी है टेम्परेचर है, और इसको हम जो बोलते हैं लैग्रेंज-डेबाय इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद इसको क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर अप्लाइड क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन इस पर अप्लाई जाते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल इस पर आए हैं या पीछे पूछे गए हैं। तो यहाँ कोई एक्सप्रेशन में कुछ आपको कुछ लगता हो, कोई मिस्टेक हो, कुछ हो तो पूछें, कोई कंसेप्चुअल कोई बात है उसे पूछना चाहें तो पूछें। तो इसके 3 एक्सप्रेशंस सदा याद रखें। एल्फा ई की वैल्यू 4πε0r क्यू, उसके अलावा एल्फा ई की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में 1/m1 + 1/m2, और ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी में एल्फा ओ की वैल्यू को पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 kT। ये तीनों ही वैल्यू ऐसी हैं एक्सप्रेशंस जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको सदा पता रखनी है, वो ये है कि हमारा टेम्परेचर का फंक्शन केवल ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक आयोनिक पोलराइजेबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, एक चीज। दूसरा, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी और आयोनिक पोलराइजेबिलिटी घटती चली जाती हैं, और हायर फ्रीक्वेंसी पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आया हुआ क्वेश्चन है, नेट में आया एक बार क्वेश्चन, कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी हायर, और उन फ्रीक्वेंसियों पर जहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसियों को हम जो बोलते हैं वो कहते हैं ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज। तो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज पे केवल एक ही पोलराइजेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं बोल रहा था, लगातार पूछा जाता है। तो उसके बाद हम कुछ अप्लाइड कंसेप्ट इस पर सीखते हैं। एल्फा की वैल्यू जैसा कि अभी हमने देखा वो थी 3ε0 अपॉन n k - 1 अपॉन k + 2, और एल्फा हो गई 3 हमारे, एल्फा ई प्लस एल्फा आई प्लस एल्फा ओ इजकल टू 3ε0 अपॉन n को लिख दें n अपॉन v, k - 1 अपॉन k + 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3ε0 अपॉन n, और v ऊपर आ जाएगा, v को मैं लिख सकता हूं m अपॉन रो। देखो ये v ऊपर चला गया, क्योंकि रो जो हमारा होता है m अपॉन v।
तो v को मैं क्या लिख सकता हूं, m अपॉन रो। v मैंने ऊपर लिया, v को m अपॉन रो लिख दिया, इंटू ये हमारा क्या बन गया, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2। m यहाँ मास है और रो हमारी यहाँ डेंसिटी है, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो यहां से हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा रिलेशंस, यहां से देखें, ये अल्फा एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इसको इधर ले गया मैं, इक्वल टू m अपॉन रो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2। इस n को इधर ले गया और 3 एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गया। अल्फा तीनों का समय है, तो इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m अपॉन रो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू n अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा हमारा अल्फा टी प्लस पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 के टी। तो ये इक्वेशंस बन गई हमारी, n अल्फा डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस n पी नॉट स्क्वायर अपॉन 9 के एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर कर्व आता है, क्वेश्चन कर्व बेस ही आता है। इधर रखें m अपॉन रो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2, इधर लें 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे कर्व इस तरीका का आएगा, ये इस पूरे को y मान लें, इसको इंटरसेप्ट को c मान लें, ये पूरा m और ये x। तो ये इक्वेशंस बनेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ y क्या हो गया, m अपॉन रो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2, ये आ गया m अपॉन रो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2, और इधर n अल्फा टी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, c आ गया। ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ये वैल्यू हो गई n अल्फा डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और जब इसका स्लोप लोगे इस कर्व का, तो स्लोप ऐसे निकलता है, दिस स्लोप इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इस स्लोप की वैल्यू कितनी है, n पी नॉट स्क्वायर अपॉन 9 के एप्सिलॉन नॉट। अगर हम m अपॉन रो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2 और 1 अपॉन टी में कर्व खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है तो इसका मतलब सबस्टेंस पोलर है। अगर नहीं आ रहा तो ये तो हमारा पोलर होगा सबस्टेंस, और ये कर्व नहीं आता, ऐसे कर्व आता है सीधा स्ट्रेट, तो ये हमारा किसके लिए होगा, नॉन पोलर। तो ये दो पार्ट्स में बट गया, पोलर में और नॉन पोलर में। पोलर ये होगा और नॉन पोलर ये होगा, क्योंकि नॉन पोलर में क्या होगा, पी नॉट जीरो हो जाएगा, तो इसका स्लोप जीरो हो जाएगा, ये स्लोप जीरो का कर्व हो जाएगा। इसमें केवल डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी होगी। अब क्वेश्चंस आते कैसे हैं, कैसे उन्हें हैंडल करते हैं, वो सिर्फ सीखें। कहता है एक कर्व ये बना देता है, दूसरा कर्व हमें ऐसे बना देगा 1 अपॉन टी, और यहां से कर्व जो है
ऐसे बना दिया, और एक कर्व हमारा दूसरा कर्व इसके पैरेलल बना दिया, बिल्कुल पैरेलल। इस सबस्टेंस को कह दिया ए, इसको कह दिया बी। इधर क्या ले लिया, एम अपॉन रो के -1 अपॉन के +2। अब कहता है कि ए और बी में जो ये दो सबस्टेंस हैं, इनमें बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल रही। तो ध्यान दो और समझो। इसकी डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी बी की कम है, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट कम कट रहा है। तो बी की डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी अल्फा डी कम है, किससे, अल्फा डी ए से, क्योंकि ए का इंटरसेप्ट ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई ए के लिए, तो अल्फा डी ज़्यादा हो गया। डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ए की, बी की कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट कम है, ये ज़्यादा बड़ा है। जिसका इंटरसेप्ट ये कर्व यहाँ ज़्यादा बड़ा होगा, उसका अल्फा डी ज़्यादा होगा। तो डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ए की। अल्फा की समझ रहे हो, डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी फॉर ए, डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी बी की। अब ए और बी में बताओ पोलर कौन सा जाता है। हाँ जी, पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स ए और बी का सेम होगा। क्यों होगा, सेम स्लोप तो सेम वैल्यू ऑफ पी नॉट। स्लोप कितना, एन पी नॉट स्क्वायर अपॉन 9 के एप्सिलॉन नॉट है। ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल स्लोप जो होंगे उनका पैरेलल स्लोप की वैल्यू सेम आ गई, इसकी भी और इसकी भी। तो ये पी नॉट स्क्वायर सेम आ जाएगा, दोनों का पी नॉट सेम आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा उनका, वो दोनों का सेम होगा। अगर इसी का एक क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि हो सकता है कि इस कर्व को, एक कर्व को ऐसे खींच दे। अब ये दूसरा क्वेश्चन बन गया बी वाला। अब बताएं इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ए का स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप निकालोगे तो ये ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा, क्योंकि स्लोप में क्या करोगे, दिस अपॉन दिस करोगे तो इसका ज्यादा बैठेगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो ये कम बैठेगा। तो स्लोप ऑफ ए किसका ज्यादा है, स्लोप ऑफ ए स्लोप ऑफ बी से ज्यादा हो गया। और स्लोप हमें क्या देता है, एन पी नॉट स्क्वायर अपॉन 9 के एप्सिलॉन नॉट। गिवन सैंपल में जो हमारा एन है, के और एप्सिलॉन नॉट ये फिक्स है, तो पी नॉट जो है किसका ज्यादा हो जाएगा, ए का। तो पी नॉट ऑफ ए जो होगा डाइपोल मोमेंट, वो तो डाइपोल कैरेक्टरिस्टिक्स किस में ज्यादा हो गया, ए में। ए ज्यादा पोलर होगा कंपैरिजन किसके, बी के। समझ पा रहे हो नहीं। और अगर ये स्लोप ही ना हो तो नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि पी नॉट फिर 0 हो जाएगा। इस पर थोक के भाव में क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्म में। अगर आप पीछे के पेपर एनालिसिस करेंगे तो खूब सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। लगातार क्वेश्चंस देखेंगे कंपटीशंस में, तो इस फॉर्म पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए। तो इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा था इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी, साथ साथ कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो कंपटीशंस में पूछी जाती हैं इस फॉर्म की, वो सब डिस्कस कर रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।